नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लास आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के कुछ सिद्धांत। लेखांकन को करने के लिए, प्रभावी रूप से करने के लिए लेखांकन प्रक्रिया को कुछ टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी कि व्यावसायिक लेन देन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का अर्थ है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी कि वित्तीय या मौद्रिक लेन देन जो दो पक्षों टू पार्टीज़ के बीच होते हैं और खातों की पुस्तकों में रिकॉर्ड किए जाते हैं। खातों की पुस्तक अर्थात बुक्स ऑफ अकाउंट। जब टू पार्टीज़ के बीच गुड्स या सर्विसेज के बदले मनी एक्सचेंज होती है, या तो कैश बेसिस पर या क्रेडिट बेसिस पर, तो वह बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, रिसीव्स फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। अब जैसे मान लो दो पार्टीज़ हैं, उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। एक पार्टीज़ ने गुड्स लिया तो दूसरी पार्टी उसे मनी देगी। मान लो हम परचेज़र हैं, हमने सेलर से गुड्स परचेज़ किया तो गुड्स हमारे पास आया और मनी हमारे पास से गई। या हम सेलर हैं और हम सेल कर रहे हैं तो इस केस में मनी हमारे पास आएगी और गुड्स हमारे पास से जाएगा। अब समझते हैं अकाउंट्स, खातों के बारे में। अकाउंट क्या है? खाते एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं या जिस जगह उस ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है या समराइज करते हैं उस ट्रांजैक्शन को, उसे अकाउंट कहते हैं। अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसका इफेक्ट भी बताता है। जैसे गुड्स परचेज किया, चाहे कैश हो या क्रेडिट, परचेज अकाउंट में दिखाएंगे। कैपिटल अर्थात पूंजी। एक प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं कैपिटल। यह अमाउंट मनी या एसेट्स जो कि मॉनेटरी वैल्यू रखती हो, दोनों में हो सकती है। कैपिटल प्रोप्राइटर की तरफ से बिजनेस की लायबिलिटी दायित्व है, क्योंकि प्रोप्राइटर की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट है तो यह बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हुई। बिजनेस में और इन्वेस्ट करने पर या प्रॉफिट होने पर कैपिटल इंक्रीज होती है और बिजनेस में लॉस होने पर या ड्राइंग्स करने पर कैपिटल डिक्रीज होती है। अब हम समझते हैं ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग्स यानी कि निजी खर्चा या पर्सनल यूज़। यदि प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ अमाउंट या गुड्स निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए तो वह ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स प्रोप्राइटर द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए किया गया पर्सनल एक्सपेंसेस है जिससे कैपिटल डिक्रीज होती है। प्रोप्राइटर बिजनेस से जो गुड्स निकालता है उसकी वैल्यूएशन परचेज कॉस्ट पर होती है। अब समझते हैं लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी यानी कि दायित्व। लायबिलिटी टू टाइप्स की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। इसके टाइप समझने से पहले लायबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है कि लायबिलिटी है क्या। लायबिलिटी का अर्थ है दायित्व। जो अमाउंट बिजनेस द्वारा चुकाई जानी है उसे कहते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी ओनर को चुकानी है तो उसे कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी ओनर द्वारा आउटसाइडर्स को चुकानी है तो वो है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन कौन सी होती हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना या लोन लेना। लायबिलिटी दो तरीके की होती है। टू टाइप्स में लायबिलिटी को बांट सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। पहले बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी की। जो लायबिलिटी अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के एक से अधिक साल में चुकाई जाती है वो है नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स। और करंट लायबिलिटी क्या है? जो लायबिलिटी अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के एक साल के अंदर चुकाई जाए वो है करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। करंट लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व, और नॉन करंट जो एक साल से अधिक में चुकाए जाएं। अब आती है हमारी एसेट्स, संपत्तियाँ। एसेट्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, नॉन करंट और फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स,
फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट को हम स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं। पहले समझते हैं एसेट्स क्या है। एसेट्स यानी कि संपत्तियाँ। बिजनेस में लगी हुई प्रॉपर्टी एसेट्स होती है, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे बिजनेस में कैश इंक्रीज हो या फ्यूचर में प्रॉफिट मिले, वो एसेट्स है। एसेट्स को हम इस तरह क्लासीफाई करेंगे, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। पहले बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की, जिसे हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। ये बिजनेस की ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें बेचने के लिए नहीं रखा जाता है, बल्कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए रखा जाता है। फिक्स एसेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स यानी कि मूर्त संपत्तियाँ, इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि अमूर्त संपत्तियाँ। टेंजिबल एसेट्स क्या हैं? ये ऐसे एसेट्स हैं जो फिजिकली या भौतिक रूप से एग्जिस्ट हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। इनटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्तियाँ, ये ऐसे एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जो भौतिक रूप से नहीं होते हैं, जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, ट्रेडमार्क्स। इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ इंटेंजिबल एसेट्स हैं, बट छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। गुडविल क्या चीज़ है? गुडविल का अर्थ है ख्याति, नाम कमाना। कोई बिजनेस जो अपने काम या प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से जानी जाती है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो वह गुडविल है। ट्रेडमार्क, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ट्रेड प्लस मार्क यानी कि बिजनेस का निशान, व्यापार का निशान। यानी कि व्यापार का निशान कोई भी प्रोडक्ट अपने लोगो या ट्रेडमार्क की वजह से पहचाना जाता है कि यह इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्तियाँ। ये एसेट्स जिन्हें बिजनेस में सेल के पर्पज से रखा जाता है, या जिन्हें 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट किया जा सके, वो करंट एसेट्स हैं। जैसे गुड्स, सामान जो कि सेल पर्पज और प्रॉफिट अर्निंग के लिए परचेज किए जाते हैं, ऐसे गुड्स करंट एसेट्स कहलाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स या आर्टिफिशियल एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियाँ। फिक्टिशियस एसेट्स को आर्टिफिशियल एसेट्स भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ है कृत्रिम संपत्तियाँ। ये एसेट्स ना तो टेंजिबल एसेट्स हैं और ना ही इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ये ऐसे लॉसेस हैं जो कि उस ईयर में राइट ऑफ या क्लोज नहीं किए जाते हैं जिस ईयर में ये हुए हैं, बल्कि इन्हें 1 से अधिक ईयर में राइट ऑफ किया जाता है, जैसे डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कृत्रिम संपत्तियाँ क्या हैं। ये टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स नहीं हैं। ये एक कृत्रिम तरह की संपत्तियाँ हैं जो कि लॉस होते हैं, जिन्हें उस साल में राइट ऑफ नहीं किया जाता, क्लोज नहीं किया जाता है जिस साल में ये हुए हैं। ये 1 से अधिक अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ किए जाते हैं। अब आते हैं परचेज पर। परचेज अर्थात क्रय करना या खरीदना। बिजनेस द्वारा सेल पर्पस के लिए जब गुड्स खरीदा जाता है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, तो वह परचेज है। परचेज रिटर्न यानी कि क्रय वापसी, खरीदा हुआ माल वापस करना। जब किसी रीज़न जैसे खराब होने की वजह से या डिफेक्टिव गुड्स होने पर सेलर को गुड्स वापस किया जाता है, तो वह परचेज रिटर्न है। सेल्स यानी कि विक्रय करना या बेचना। जब फर्म प्रॉफिट अर्निंग के लिए अपने प्रोडक्ट को या गुड्स को सेल करती है, कैश या क्रेडिट, तो वो सेल्स है। और सेल्स रिटर्न क्या है? विक्रय वापसी यानी कि बिका हुआ माल वापस आना। जब परचेजर द्वारा गुड्स रिटर्न किया जाता है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। आगे है गुड्स यानी कि माल या सामान। गुड्स मतलब माल। गुड्स बिजनेस के भौतिक फिजिकल आइटम्स होते हैं जिन्हें बिजनेस द्वारा परचेज एंड सेल किया जाता है। स्टॉक या इन्वेंट्री यानी कि स्कंध। स्टॉक कहलाता है स्कंध। स्टॉक 2 टाइप्स के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। पहले समझ लेते हैं कि स्टॉक क्या चीज़ है। स्टॉक एंटरप्राइज की टेंजिबल एसेट है।
यानी कि मूर्त संपत्तियाँ जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे सेल पर्पज़ के लिए स्टोर किया जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है ओपनिंग स्टॉक मतलब कि प्रारंभिक स्टॉक, और एक है क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को समझते हैं पहले। ओपनिंग स्टॉक अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो गुड्स हमारे पास हैं वो ओपनिंग स्टॉक है। प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। प्रीवियस ईयर का स्टॉक और करंट ईयर का न्यू स्टॉक मिलाकर ओपनिंग स्टॉक बनता है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो गुड्स हमारे पास होता है वो क्लोजिंग स्टॉक है। करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में जो माल हमारे पास है वो ओपनिंग स्टॉक है, और अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने पर एंड में जो हमारे पास माल बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक है। वाउचर, वाउचर क्या है इसे समझ लेते हैं। वाउचर बिजनेस ट्रांजैक्शंस का प्रूफ होता है, जैसे बिल, रिसिप्ट नोट्स, डेबिट और क्रेडिट नोट्स। जैसे हमने कोई ट्रांजैक्शन की है और हमें इसके लिए कोई बिल या स्लिप मिली है, या हमने परचेज़र को बिल या स्लिप दी है, तो वह बिल उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ है कि हमने पेमेंट की है या हमें पेमेंट मिली है। यानी कि वाउचर हुआ हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस, प्रूफ। परचेज या सेल करने पर जो स्लिप या डॉक्यूमेंट मिलती है वो हमारा वाउचर कहलाएगा, एक प्रूफ कहलाएगा कि हाँ हमने पेमेंट की है और हमें पेमेंट मिल गई है, ट्रांजैक्शन हुई है। अब आते हैं डिस्काउंट, जिसे हम रिबेट भी बोल सकते हैं। डिस्काउंट का अर्थ है छूट। डिस्काउंट भी 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसकी टाइप समझने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट का अर्थ है छूट। जब गुड्स के प्राइस में या पेमेंट्स में छूट मिलती है तो वह डिस्काउंट है। 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को क्लासीफाई करने के लिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट है क्या चीज़। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट। यह डिस्काउंट सेलर द्वारा सेल्स बेसिस पर दी जाती है। सेल्स हमेशा नेट वैल्यू पर शो होती है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट काट कर दी जाती है। इसे ट्रांजैक्शन या एंट्री में शो नहीं किया जाता है। जैसे हमने शॉप से एक बुक परचेज की और बुक सेलर प्रिंटेड प्राइस से कम प्राइस चार्ज करता है, तो वह ट्रेड डिस्काउंट काट कर हमसे चार्ज कर रहा है। हमारे लिए बुक का प्राइस वही है जो हमने पे किया है, ना कि लिस्टेड प्राइस। कैश डिस्काउंट क्या चीज़ है? कैश डिस्काउंट यानी कि नकद छूट, जो नकद में दी जाती है, कैश में दी जाती है। कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पर या ड्यू अमाउंट की पेमेंट करने पर दिया जाता है। जिस पार्टी द्वारा डिस्काउंट दिया जाता है उसके लिए यह एक्सपेंसेस है, और जिसे डिस्काउंट मिलता है उसके लिए कैश डिस्काउंट इनकम है। इसे ट्रांजैक्शन में शो किया जाता है। जैसे कि मान लो हमने किसी पार्टी को 5,000 रुपये का गुड्स क्रेडिट सेल किया और पेमेंट के टाइम पर परचेज़र हमें 4,950 रुपये पे करता है, यानी कि 4,950 रुपीज़ हमें पे करता है, तो 50 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो कैश डिस्काउंट है। अब समझते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। खातों की पुस्तकें क्या हैं? खातों की पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट कहलाती हैं। जैसे कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल या लेजर, जहाँ पे प्रविष्टि होती है, जहाँ पर लिखी जाते हैं ये ट्रांजैक्शंस, वो हमारा कहलाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब समझते हैं एंट्री क्या चीज़ है। एंट्री यानी कि प्रविष्टि करना। जब एक ट्रांजैक्शन अकाउंट बुक्स में लिखी जाती है तो उसे एंट्री करना कहते हैं। कोई भी लेन देन अगर खातों की पुस्तक में लिखी जा रही है, वो लेन देन, ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो खातों की पुस्तकों में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे जाते हैं, वो हमारी एंट्री करना, प्रविष्टि करना कहलाते हैं। अकाउंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो अब बात करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। प्रत्येक एंट्री के 2 पक्ष होते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। तो हर एंट्री के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक
क्रेडिट। डेबिट का अर्थ है ऋणी, क्रेडिट का अर्थ है धनी। डेबिट को हम माइनस से शो करते हैं और क्रेडिट को हम प्लस से शो करते हैं। डेबिट क्रेडिट के बारे में जान लेते हैं। लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट होता है। अकाउंट का लेफ्ट साइड में डेबिट होता है और अकाउंट के राइट साइड में क्रेडिट पार्ट होता है। जब अकाउंट डेबिट किया जाता है तो एंट्री को अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, और जब अकाउंट क्रेडिट किया जाता है तो एंट्री को अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। डेबिट माइनस से शो होता है एंड क्रेडिट प्लस से शो होता है। अब समझते हैं बैड डेट्स यानी कि डूबत ऋण। जैसे कि इसके अर्थ से पता चल रहा है डूबत ऋण, तो ऐसी अमाउंट या दिया गया ऐसा लोन जिसके मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो या हमें संभावना ही ना हो कि ये मिलेगा, या हम श्योर हैं कि वो अमाउंट हमें वापस नहीं मिल सकती है, तो वह है बैड डेट्स। यानी कि हमने किसी को लोन दिया और हम श्योर हैं कि वो लोन का पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा या उसकी कोई इंटरेस्ट जो हमें वापस नहीं मिलेगी, तो वह हमारा डूबत ऋण है। मान लो वो हमारा ऋण डूब गया, उसे कहते हैं बैड डेट्स। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होता है? कोई पर्सन या एंटरप्राइज जो अपने डेट्स या अपने लोन या अपने पेमेंट्स को पे करने की पोजीशन में है तो वह सॉल्वेंट है। उसी के अपोजिट इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट ऐसा पर्सन या एंटरप्राइज जो अपने डेट्स या लोन्स का पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है तो वह इंसॉल्वेंट है। बुक वैल्यू यानी कि पुस्तक मूल्य। इसका अर्थ है पुस्तक मूल्य कोई आइटम जिस अमाउंट पर अकाउंट बुक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा जाता है वो अमाउंट उस आइटम की बुक वैल्यू होती है। डेटर्स क्या है? डेटर्स यानी कि देनदार, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, देन प्लस दार, अर्थात देने वाला। ऐसा व्यक्ति जो क्रेडिट सेल के बदले फर्म को मनी देता है वो डेटर है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रेडिट सेल की गई है तो वह पर्सन हमारा डेटर है, क्योंकि वह हमें मनी देगा। हमें डेटर से अमाउंट मिलती है, इसलिए डेटर हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि ये हमें पैसे देंगे तो ये हमारी संपत्ति माने जाते हैं। क्रेडिटर्स यानी लेनदार, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, लेन प्लस दार, अर्थात लेने वाला। जो हमसे पैसे लेगा वो होता है क्रेडिटर। जो पर्सन क्रेडिट परचेज के बदले फर्म से अमाउंट लेता है वह क्रेडिटर है। जैसे मान लो फर्म ने किसी पर्सन से क्रेडिट परचेज की है तो वह पर्सन फर्म का क्रेडिटर है, क्योंकि वह फर्म से मनी लेगा। हम क्रेडिटर को अमाउंट पे करेंगे, इसलिए क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, वो हमारे दायित्व हैं, क्योंकि हमें उनके दायित्व को चुकाना होगा। आशा करती हूँ कि अब आपको ये बेसिक टर्म्स समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।